नमस्कार आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सैयद वंश सैयद डायनेस्टी के बारे में। देखिए, हमने मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। ठीक है, मिडाइवल का जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत हमारा स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, मुस्लिम अटैक एंड दिल्ली सल्तनत मैंने फिर पढ़ाया था आपको कौन होते हैं, गुलाम वंश, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। एंड अगला और आता है, बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाया था, तुगलक वंश भी मैंने कल पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है आपको। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई ना, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, पिछली वीडियो जाके देख लेना। आज की वीडियो बेसिकली अगले टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश देखते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम स्केल आप देख सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कब से कब तक था। 14 से 1451 तक रहता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। चलो, इसमें कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनते जाना। सैयद वंश था कौन? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको खिज्र खां के बारे में पढ़ाया था, जिन्होंने तुगलक वंश की एकदम सुपड़ा साफ कर दिया था। तुगलक वंश जो था, उस वंश को नामो निशान मिटा दिया था, मतलब मार दिया था, लास्ट शासक को मार दिया था। और फिर ये अपना एक अलग सा वंश क्रिएट करता है, अपना वंश बनाता है, और उस वंश का नाम रखता है सैयद वंश। ठीक है, उस वंश का नाम रखता है सैयद वंश। चाहे तो ये अपने नाम पर भी वंश का नाम रख सकता था, खिज्र खान वंश, लेकिन नहीं, इनका जो नाम था इसके वंश का सैयद वंश इसने नाम रखा। ठीक है, तो खिज्र खान कौन थे? तुगलक वंश को समाप्त करने वाला कौन था? खिज्र खां था। और तुगलक वंश को समाप्त करके खिज्र खां ने कौन सा वंश बनाया, लाया? सैयद वंश लाया। तो इतना तो आप जानते ही होंगे। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अरे, जो बनाया वही हो जाएंगे, खिज्र खां। तो खिज्र खां का नाम याद रखिएगा। ठीक है, खिज्र खां कौन थे, इनके बारे में समझते हैं हम लोग। खिज्र खां जो था भैया, खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी जो छोड़ी नासिरुद्दीन था इसका लास्ट संस्थापक। देखो, पिछले वीडियो में बताया था नासिरुद्दीन तुगलक वंश का लास्ट राजा था। ठीक है, लास्ट सल्तनत था, सुल्तान था। तो नासिरुद्दीन का ही एक सूबेदार था खिज्र खां, और खिज्र खां ने बगावत कर दी। खिज्र खां ने क्या करा ना, इसका एक सूबेदार था। ठीक है, मान के चलो इसी का एक आदमी था, मान के चलो एक ऑफिस है, ऑफिस का राजा नासिरुद्दीन है, और ऑफिस का एक आदमी है खिज्र खां। खिज्र खां ने कहा ना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, ये जितना भी एरिया आपने मुझे दिया था संभालने के लिए, अब वो सब स्वतंत्र हो चुका है, वो मेरा उस पर अधिकार है, आप राजा साहब का अधिकार नहीं है। तो खिज्र खां बगावत करता है, उस एरिया को लूट लेता है जो संभालने के लिए दिया गया था। एंड लास्ट में आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, किस पे किया था? इसके लास्ट संस्थापक, तुगलक वंश के लास्ट संस्थापक पे। और तैमूर लंग ने काफ़ी बेरहमी से इसको हराया था, और इसके डर के मारे ये भाग चुका था। कौन? इसके लास्ट, तुगलक वंश के लास्ट संस्थापक। इसी तरीके से तुगलक वंश खत्म होता है। आज सैयद वंश पढ़ रहे हैं तो खिज्र खां के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी था। खिज्र खां को तैमूर लंग ने फिर क्या किया? तैमूर लंग ने तो तुगलक वंश को पूरा हरा दिया, फिर खिज्र खां से खुश होकर के खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाया था। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, होता है ना कि आपको एक राजपाट मिल गया तो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दे, अपने आप को उस एरिया का, दिल्ली का राजा घोषित कर दे। लेकिन ये जो खिज्र खां था, सैयद वंश का संस्थापक, इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कभी घोषित नहीं किया। ठीक है, इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, इस वंश के जो अगले शासक थे मुबारक शाह, उसने असली मायने में अपने आप को सुल्तान कहा। इसके संस्थापक भले ही खिज्र खान थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। लेकिन इसका जो अगला था मुबारक शाह, उसने अपने आप को सुल्तान कहा। ओके, और ये वंश जो है ना काफ़ी छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वंश है, काफ़ी छोटे में ये निपट जाता है। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इस जो सैयद वंश है ना, इस वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन जानते हो क्या बनेगा? बताओ, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे?
खिज्र खां थे, बता दोगे। इस वंश के लास्ट संस्थापक कौन थे, मतलब लास्ट सुल्तान कौन था, तो इनका नाम याद रख लेना, अंतिम अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, इसके बाद इस वंश का बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है भाई, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने दिखाया ही होगा। इस वंश का जो है ना 1414 में शुरू होता है, 1451 में ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हो कितना कम समय है, कैलकुलेट कर लेना। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जब ये ख़त्म होने वाला है, इसका लास्ट शासक कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। 1451 में बहलोल लोदी ने, बखलोल नहीं, बहलोल लोदी ने इसके लास्ट शासक की मतलब हत्या कर दी, आत्महत्या नहीं, हत्या कर दी, मार दिया जान से इसको। अब इसको जान से मार दिया भाई, सैयद वंश के लास्ट राजा था, इसको उड़ा दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब सैयद वंश तो रेस्ट इन पीस हो गया ना, अब सैयद वंश है कहाँ, मतलब तुम राजा को ही उड़ा दो। अगर भारत से पीएम नरेंद्र मोदी की उड़ा दो तो फिर भारत तो डेमोक्रेटिक है, वो अपना देख लेगा। ठीक है, लेकिन राजा को अगर आप उड़ा देते हो ना, समझो पूरा पूरा राजपाट ठफका हो जाता है। तो बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को उड़ा दिया, मतलब अब अगला डायनेस्टी कौन सा आएगा, लोदी वंश आएगा, क्योंकि लोदी वंश ने सैयद वंश के लास्ट राजा को मार दिया। ये अपना खुद का वंश स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है लोदी वंश। और लोदी वंश के संस्थापक कौन होंगे, अरे यही होंगे बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी सैयद वंश के लास्ट जो शासक थे उसको मार करके फिर अपना एक नया डायनेस्टी शुरू करता है, नया वंश शुरू करता है, और उस नए वंश के संस्थापक बनते हैं बहलोल लोदी। उस वंश का नाम होता है लोदी वंश। इनके देखो लोदी लगा हुआ है ना, लोदी वंश अपने नाम पे ही रख लिया। अब हम लोग लोदी वंश को देखते हैं। लोदी वंश जो है ना अच्छा खासा टाइम तक चला था, 1451 से लेकर के 1526, 50-26 लगभग बहुत समय तक, 77 सालों तक। कैलकुलेट कर लेना 51 से 26 कितना टाइम है, तो बहुत मतलब अच्छे खासे टाइम तक ये लोदी वंश चला था। लोदी वंश के संस्थापक आप लोग देखें ही अभी, लोदी के कौन है, बहलोल लोदी। ओके, और ये बहलोल लोदी अफगान का रहने वाला था। ठीक है, अफगान का रहने वाला था, अफगान मतलब अफगानिस्तान, जानते ही होंगे, मैप वगैरह देखे होंगे। ठीक है, तो यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। भारत में पहली बार अफगानी लोग बहुत बार आए, अफगानिस्तान से बहुत बार आए। आपको मैंने मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, बहुत सारी बात चीज़ को पढ़ाया है ना, अफगानी आक्रमण हुआ था, मुस्लिम अटैक हुआ था, तो लेकिन वो सब आके चले गए, आकर के चले गए। लेकिन लोदी वंश भारत में अफगानिस्तान से ये था, और लोदी भारत में आया भी और भारत में राज भी किया। कब से कब तक, 1451 से 1526 तक। तो इसलिए बोला जाता है यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। ठीक है, इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। यह अपने दरबारियों को सम्मान में खड़ा रहता था, बैठने के बाद बैठता था। बहुत ही बेहतरीन राजा था, मतलब जब तक इनके जितनी भी दरबारी थे, मिनिस्टर्स थे, ठीक है, मंत्री थे, जब तक वो लोग ना बैठे ये राजा भी नहीं बैठता था। ठीक है, और फिर इसने बहुत सारी कामें करी है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें बात की है वही बताऊंगा बस। बहलोल लोदी ने पहली बार आक्रमण किया था जौनपुर पर, और जौनपुर पे आक्रमण करा भी और जीता भी। तो क्वेश्चन बन जाता है बहलोल लोदी ने आक्रमण किस पे किया था और क्या जीता था, तो जौनपुर को ये जीत गया था। और बहलोल लोदी ने एक सिक्का भी चलवाया था। इस सिक्के का नाम याद रखना बहुत ईजी है, अपने नाम पे ही एक सिक्का चलवाया था, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलवाया था। तो एग्जाम में आएगा, चूज द करेक्ट आंसर। बहलोल लोदी ने कौन सा सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का, रुपया, या कोई और सिक्का। फिर ऑप्शन नंबर डी पर रहेगा बहलोल सिक्का। तो नहीं मार दोगे, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का चलवाया था। ठीक है, बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था, जब तक मुगल काल का जो अकबर है, अकबर जानते ही होंगे, जोधा अकबर, हाँ, तो उस समय तक इसका सिक्का चला। लेकिन जैसे ही अकबर आता है उस समय, उसके बाद इसका सिक्का खत्म, अकबर अपना सिक्का चलाता है। तो यहाँ पर इसका सिक्का उस समय तक चलता है। ठीक है,
और आज जो आप ताजमहल देखने जाते हो, आगरा वगैरह घूमने जाते हो, तो आगरा शहर का स्थापना भी बहलोल लोदी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, बहलोल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से सुल्तान और राजा ने आगरा शहर की स्थापना की है? तो बहलोल लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में इन्होंने अपनी स्थापना की थी। ठीक है। और आजकल आप देखते होंगे खेत वगैरह बिकने जाता है या फिर खेत वगैरह जाते होंगे तो मपाई होता है, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं ना कि इतना हमर खेतवा, इतना तोर खेत। तो इस तरीके से होता है, गांव में अभी भी होता है। खेत वाले, गांव वाले लड़के होंगे तो बेहतरीन तरीके से समझते होंगे कि खेत को मापा जाता है, 1 इंच भी इधर उधर होता है, बवाल हो जाता है दो जमींदारों के बीच। ठीक है। तो वही सबसे पहली बार बहलोल लोदी ने खेत मापने की जो एक पद्धति थी वो चलाई थी। उसको नाम दिया था, एक जमीन की पैमाइश के लिए इन्होंने गज सिकंदरी चलाया था। गज ए, तो आप भी सुनते होंगे 1 गज दूरी, 2 गज दूरी, 3 गज दूरी, मास के जरूरी। तो ये गज सिकंदरी किसने चलवाई थी? ये जो मेजरमेंट होता है जमीन का, ठीक है, लैंड का, उसको बोलते हैं गज सिकंदरी। और सबसे पहले बार ये बहलोल लोदी ने ही चलवाया था। तो बहलोल लोदी से 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। बहलोल लोदी, अच्छा, बहलोल लोदी कौन से वंश के संस्थापक थे? तो लोदी वंश का संस्थापक थे। बहलोल लोदी ने सबसे पहली बार किस पे आक्रमण करके जीता था? जौनपुर को जीता था बहलोल लोदी ने। फिर कौन सा मेजरमेंट, जमीन को मापने के लिए कौन सा मेजरमेंट का यूज़ किया था, उसका नाम क्या दिया था? तो गज सिकंदरी उसका नाम था। एंड साथ ही साथ आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। फिर यहाँ पर देखिए कंटेंट बहुत है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा? वो कमेंट करके आपको भी लिखना। ओके। फिर इस वंश का ऐसे ही चलता है, शासक आते जाते रहते हैं। लास्ट शासक इसका जो होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। ठीक है। लोदी वंश का लास्ट शासक, कुछ याद करो या ना करो, सारे वंश का, सैयद वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, सबका आपको क्या पता होना चाहिए? पहले शासक एंड लास्ट शासक। तो अभी हम लोदी वंश पढ़ रहे थे, तो लोदी वंश का पहला शासक तो आप जो जान लिए बहलोल लोदी है, लेकिन लोदी वंश का लास्ट शासक की बात आएगी तो उसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक, इस वंश का लास्ट शासक था। और इब्राहिम लोदी फिर क्या होता है कि ये भी बहुत खतरनाक शासक था, ये भी लड़ाई वगैरह बहुत लड़ता है। फिर क्या होता है ना, लोदी वंश के ये लास्ट राजा था कौन? इब्राहिम लोदी। तो अब ये जो लास्ट शासक था ना, इसको दो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसके रिश्तेदार ही वो दोनों थे। उनका नाम है दौलत खान लोदी एंड एक और हैं आलम खान लोदी। दोनों का नाम देखो यहाँ पे ऊपर में लिखा है, आलम खान लोदी एंड दौलत खान लोदी। ये दोनों ना, ये जो राजा बना था इब्राहिम लोदी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है। लोदी वंश के ही रिश्तेदार थे ये दोनों। फिर क्या करता है, ये दोनों जो गद्दार था, ये जाके बाबर से हाथ मिला लेता है। बाबर जो आने वाले समय में मुगल वंश का संस्थापक होगा, तो बाबर के साथ हाथ मिला लेता है और बोलता है ना, इब्राहिम लोदिया को मार दो, ख़त्म कर दो, और अगला राजा हमें बनेंगे, आलम खान लोदी एंड दौलत खान लोदी। तो बाबर जो है ना, क्या करता है, आक्रमण करता है भारत पे। बाबर आक्रमण करता है भारत पे दौलत खान लोदी एंड आलम खान लोदी की मदद से। ठीक है। बाबर को सहायता, इब्राहिम लोदी की एक एक चीज़, घर की चीज़, छोटी छोटी चीज़, बिग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सब कुछ बता दिया था जाके बाबर को। चुगलखोरी कर दिया था आलम खान लोदी एंड दौलत खान लोदी ने। फिर बाबर आता है, भारत पर अटैक करता है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर चलता है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है यार, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। उस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ पानीपत। आपने सुना होगा बहुत। तो बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, याद रखना। बैटल ऑफ पानीपत प्रथम बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो आप बोलेंगे कि ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो बाबर ने अटैक किया था और इधर भारत में दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और ऑब्वियस सी बात है, बाबर के पास तोप थे, बहुत कुछ था,
हरा दिया लोदी को, इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी हार गया, मारा गया। और अब ये इसका लास्ट शासक था बेचारा, लोदी वंश का लास्ट शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। अब वो तो मारा गया, अब तो कोई शासक बचा नहीं। अब कौन बनेगा अगला शासक? खुद दिमाग लगाओ, जो मारा होगा वही बनेगा। कौन मारा था लोदी को? इब्राहिम लोदी को मारने वाला कौन था? बाबर ना। तो यहीं से बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की, मुगल वंश। बाबर, हुमायूं, अकबर, दिस दैट, ढेर सारे वंश है ना, मुगल वंश बहुत फेमस है। यहीं से होता है स्टार्ट मुगल वंश का। लोदी वंश को खत्म करके एक नया वंश आता है, मुगल वंश, और ये लंबे समय तक चलता है ये। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करें, मुगल वंश को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी से बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्या क्या याद करने हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। इब्राहिम लोदी कौन था? तो इस वंश का लास्ट संस्थापक था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी से एक और पॉइंट बनता है कि इब्राहिम लोदी जो था ना, ये मतलब दिल्ली सल्तनत के बहुत राजा हैं। सैयद वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश हुआ। ठीक है, बहुत सारे वंश आए। सभी का जो मृत्यु हुआ था ना, वो कुछ अदर वजह ही से हुआ था। कोई भी रणभूमि में जाके नहीं मराया था। रणभूमि में, युद्ध के मैदान में मराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का राजा था ये इब्राहिम लोदी। देखो, बहुत सारे सभी लोग मरे हैं, लेकिन कोई भी युद्ध के मैदान में नहीं मरा था। चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर ले, या किसी भी शासक की बात कर ले, दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक राजा के, लेकिन इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मराया था, पहला। ठीक है, कौन मारा था? बाबर ने मारा था। अब हम चलते हैं अगले वंश पे, जिसका नाम है मुगल वंश। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल वंश को। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है भाई, दिल्ली सल्तनत यहीं तक था। अब दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, मुगल वंश आता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिखना चाहें तो लिखें अपने कॉपी में। ये जो नोट्स है खान सर का नोट्स है। खान सर आप जानते होंगे, बहुत फेमस है बिहार में, पटना में, पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बताओ बाबर का जो ओरिजिनल नाम था, बाबर तो इसका अपना रखा हुआ नाम था, लेकिन इसका पुराना नाम, ओरिजिनल नाम क्या है बाबर का? तो बाबर का जो पुराना नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद होता है। जहीरुद्दीन इसका ओरिजिनल नाम होता है बाबर का। ठीक है, बाबर का ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद होता है। बाबर का जो जन्म था वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी। जानवे करते हो, जानते हो ना, मनाते भी होगा बहुत सारे लोग, आपकी किस्मत में होगा तो बाबर का जो जन्म था वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? फरगाना में। फरगाना पुराना नाम है, फरगाना को आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान कहते हैं। उज्बेकिस्तान जस्ट आप देखेंगे मैप में ना, तो आपको पता चलेगा अफगानिस्तान के जस्ट बगल में पड़ोसी है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है यार, हम लोग के पड़ोसी ही हैं उज्बेकिस्तान। तो इसका जो फरगाना में जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। और फरगाना को कभी कभी एग्जाम में फरगाना भी आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है। फरगाना पुराना नाम है, उज्बेकिस्तान नया नाम है, याद रखिएगा। और ये जो बाबर था ना, वो तैमूर के वंश का था। क्या हुआ था, तैमूर एक समय पे बहुत खतरनाक था, आक्रमण किया करता था, लेकिन तैमूर धीरे धीरे वो भी कमज़ोर पड़ते गया। कमज़ोर पड़ते पड़ते तैमूर की जो राजपाट था बिखर गया, और उसी बिखरते हुए में ये बाबर निकला। तैमूर का ही वंशज था ये बाबर, तैमूर के वंश से ही आता था। ठीक है, तैमूर कहाँ राज किया करता था? मध्य एशिया में। और बाबर की एक बहुत ही खास बात है, बाबर है ना, दो वंशों के मिक्सचर है। इसकी माता जो थी मंगोल के, इसकी माता जो थी ना मंगोल वंश की थी, एंड इसके पिता जो थे तैमूर वंशज थे। अब देखो, तैमूर वंशज बेड्स मंगोल वंशज, तो मंगोल, इनकी माता मंगोल वंश से आती थी, और इनके पिता जो है तैमूर वंशज थे। और इन दोनों का ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद फिर पैदा होता है कौन?
बाबर। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, बाबर जो है ना तुर्कों का एंड मंगोलों का मिक्सचर है। ठीक है, अगर आज के डेट में कोई हिंदू और मुस्लिम शादी कर ले, अब बचवा जो पैदा होगा बोलेगा हिंदू एंड मुस्लिम का मिक्सचर है। वैसे ही बाबर जो था ना, तैमूर वंश जो कि तुर्क था, एंड मंगोल वंश जो कि मंगोल था, चंगेज खान, तो उनका मिक्सचर है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। बाबर आगे चल के, इसका जन्म हुआ है, अब आगे चल के ये राजा बनेगा। मात्र 11 साल की उम्र में बाबर को राजपाट मिल जाता है। मात्र 11 साल, सोच सकते हो 11 साल में बहुत सारे लोग बिस्तर पे सुसु करते हैं। बहुत सारा होता है। मैं खुद 8-9 साल तक मेरा प्रॉब्लम था, होता था, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर समझो 11 साल की उम्र तक, 11 साल की उम्र तक ये बन जाता है राजा। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है इनकी दादी माँ का। इनकी दादी माँ का नाम होता है हसन दौलत बेग। ठीक है, और 11 साल 1494 में ये फरगाना का शासक बन जाता है, जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, और मिर्जा की उपाधि धारण करता है। फिर ये जो 11 साल की उम्र में बना था फरगाना का शासक, तो मिर्जा का उपाधि धारण किया था। फिर आगे चल के 1507 की बात है, मिर्जा का उपाधि जो धारण किया था, बोला हमको नहीं चाहिए मिर्जा, मिर्जा में मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम बनबो क्या, बादशाह बनेंगे। फिर आगे चल के मिर्जा का उपाधि त्याग कर देता है 1507 में, और अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, बादशाह। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बाबर ने ही भारत पे आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी से लड़ा था, और उसको बोला था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। ठीक है, उसमें लोदी हारा था, बाबर जीता था। तो बाबर ने ना भारत पे आक्रमण बहुत बार किया है। बैटल ऑफ पानीपत से पहले भी इसने बहुत बार आक्रमण किया था, 4 बार, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर लोधी वंश को ख़त्म करने आया, किसके सहयोग से, उनके दो दो रिश्तेदार थे, नाम याद रखना, बैरम खान लोधी एंड और भी एक था, नाम भुला रहे। तो उनके सहयोग से इब्राहिम लोधी को मार देता है और बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है। ठीक है, और यह था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। तो इतना याद रखोगे तो काफ़ी एग्जाम में है, आप बना लोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने उज़्बेकों की 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। और इसमें तोप का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया गया था और इब्राहिम लोदी को मारा गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। ठीक है, भारत में तोप देखे ही होंगे, निकलता है दहान सुकुर, वही वाला तोप। भारत में तोप, जिसको कैनन बोलते हैं इंग्लिश में, कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। क्वेश्चन बन सकता है, भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। उससे पहले भारत में लोग लड़ाइयाँ करते थे, तलवार लाठी डंडा से मारते थे, लेकिन पहली बार तोप का जो यूज़ किया था वो बाबर ने ही किया था। फिर उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने भारत पे अनेकों आक्रमण किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। और यहाँ पर ट्रिक है, आप ट्रिक को समझिएगा। पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर। तो पहला तो लड़ाई था बैटल ऑफ पानीपत, आपको याद हो ही गया होगा, 1526 में लड़ा गया था। तो पान से याद रखिएगा पानीपत, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। अब ये पहला लड़ाई आपने देख लिया। पान खा चांद के घर बोलो पहले 5 बार, पहले 5 बार आप लोग मन में बोलो, पान खा चांद के घर बोलो, पान खा चांद के घर, 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 पान खा चांद के घर। ये ट्रिक याद हो गया। अब पान से क्या डिनोट कर रहा है, पानीपत। पानीपत की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुई थी 1526 में। अब अगला लड़ाई बाबर लड़ता है भारत में, जिसको बोलते हैं खानवा का लड़ाई। जस्ट 1 साल बाद होता है। पानीपत का लड़ाई 1526 में हुआ था, अब खानवा का लड़ाई 1527 में हुआ था। तो देखो, पान खा, खा मतलब खानवा,
तो बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर एंड राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किनके बीच में? राणा सांगा एंड बाबर के बीच में 1527 में। पान खा चांद, चांद के घर, तो चांद से क्या डिनोट कर रहा है? चंदेरी का युद्ध। तो बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में लड़ा गया, जिसमें कौन कौन लड़ा था? बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में लड़ाई हुआ था। बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में लड़ाई हुआ था। उसके बाद पान खा चांद के घर, तो के घर, तो के मतलब कुछ नहीं, घर से डिनोट कर रहा है घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा फिर 1529 में लड़ता है, और किनके किनके बीच? बाबर एंड अफगान सेना के बीच में लड़ाई होता है। तो देख रहे हो सीक्वेंस में है, पहले पानीपत का लड़ाई लड़ा 1526, 1527, 1528, 1529। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो ट्रिक याद रहेगा, आप तुरंत याद कर लेंगे। पहले बस याद कर लो पानीपत की लड़ाई कब शुरू हुई थी? 1526 में। और ट्रिक क्या था? पान खा चांद के घर। तो 1526 में किसका हुआ था? पानीपत का। पान खा चांद के घर, खा मतलब खानवा 27, पान खा चांद, चंदेरी 28 एंड घर घाघरा 29। सीक्वेंस में ना याद हो जाएगा आपको आराम से। और ख़ास बात यह है, ये सारे युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, इसमें जीत हमेशा बाबर की हुई थी। ठीक है, देखो बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ा था, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इसकी ऐसे कोई मंशा नहीं थी, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आके भारत में बसेगा, बस यूं ही हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। लेकिन जो अगला लड़ाई लड़ता है 1527 में, बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद ये हर हाल में भारत में बसना चाहता है, और ये भारत में आके बस जाता है 1527 में, और मुगल वंश भारत में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत जो पहला लड़ाई था, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा कोई सोचा नहीं था कि हाँ भारत में जाके हम रहेंगे। लेकिन अगले साल इसका ख्याल आया, 1527 में खानवा का लड़ाई लड़ा, जिसमें राणा सांगा को हराया और भारत में बस गया 1527 में परमानेंटली। ठीक है, और सारे लड़ाई को बेखूबी जीता, और अपने आप को जीतने के बाद एक उपाधि दिया, अपने आप को कहा मैं गाजी हूँ, गाजी। ठीक है, गाजी मतलब युद्ध का विजेता, उपाधि अपने आप को दिया। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद, बैटल ऑफ खानवा के बाद, ये जो है ना, बाबर ने यह निर्णय लिया कि वो भारत में स्थायी रूप से रहेगा, मतलब परमानेंटली रहेगा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं 1528 1529 की लड़ाई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद 1530 की बात करते हैं। 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। देख रहे हो, लड़ाई लड़ते लड़ते मर गया बेचारा। 1529 तक ये लड़ा, अब अगले साल ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, पान क्या था ट्रिक यार, भूल गए हम भी, पान खा, 1528 चांद, चंदेरी, 1529 घर, और 1530 खत्म, मर जाता है कौन? बाबर। अब बाबर मरता है तो अगर बेटवा बनता है अगला शासक, कौन? हुमायूं। तो इसके अगले शासक बनते हैं हुमायूं। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। बाबर की 1930 25 दिसंबर 1930 में मृत्यु हो गई ना, तो मरने के बाद तो कोई बनेगा ना मुगल वंश का अगला शासक। तो मुगल वंश का अगला शासक बनता है हुमायूं। देखो बाबर के टोटल 4 बेटे थे, चारों बेटे में सबसे बड़ा था हुमायूं, और बड़ा बेटा ही बनता है शासक, तो बड़ा बेटा को बना दिया, हुमायूं बना अगला शासक। ठीक है, लेकिन बाबर से कुछ और भी पॉइंट्स है जो ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे कि देखो, बाबर जब मरा था ना, बाबर जब मरा था तो इसका जो लाश होता है उसको कहाँ पे दफनाया गया था? आगरा में। ठीक है, बाबर जब मरा था इसकी लाश को आगरा में दफनाया गया था, आगरा में आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में। बस आप आगरा याद रखना, आराम बाग याद रखो या ना रखो बात बराबर है, आपका एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। तो जब ये मरा था तो जस्ट इमीडिएटली इसके लाश को ऐसे फेंक तो नहीं ना देंगे, तो आगरा में इसको दफनाया गया। लेकिन इसी वंश में आता है हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, मतलब इसका पोता जो होता है अकबर।
अकबर इसके जो लाश था, इसको लाश को निकाला, हड्डिया को खोद करके, जो दफनाया गया था आगरा में, उस हड्डिया को खोद के निकाला और जाके काबुल में फिर दफनाया, दोबारा दफनाया है। अकबर ने इसके लाश को, पहले वो जो दफनाया गया लाश था आगरा में, उसको निकाला और फिर जा करके अफगानिस्तान के काबुल में जाकर फिर से दफनाता है दोबारा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बाबर का एक सपना था कि जब मैं भी मरूं मुझे काबुल में ही दफनाया जाना चाहिए। लेकिन इसको गलती से आगरा में दफनाया गया था इमीडिएटली, लेकिन इसका सपना पूरा कर रहा था अकबर। अकबर ने इसकी लाश को वापस निकाला और जाके काबुल में ही दफनाया। ऐसा सपना था बाबर का, मैं मरूंगा तो मुझे काबुल में ही दफनाना, तो काबुल में जाके दफना दिया दोबारा। कौन? अकबर। इसीलिए, ठीक है। बाबर ने अपने आप पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद पे लिखा गया किताब। तो इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है तुज़ुक-ए बाबरी। तुज़ुक-ए बाबरी, तो ये भी याद रखना है। एंड ये जो तुज़ुक-ए बाबरी किताब था, बाबर ने खुद लिखी थी और तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन तुर्की भाषा सब पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए तुज़ुक-ए बाबरी जो बाबर ने अपने ऊपर लिखा था उसको फिर ट्रांसलेशन किया गया और तुर्की भाषा में जो था ना उसको ट्रांसलेशन किया। किसने ट्रांसलेशन करने वाला का नाम याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खाना ने इसका ट्रांसलेशन किया, ठीक है। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। और इसका नाम रखा अकबरनामा, सॉरी बाबरनामा इसका नाम रखा। तुज़ुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में था। अकबर ने कहा ये तुर्की भाषा समझ में नहीं आ रहा है, इसको ट्रांसलेट करो। तो अब्दुल रहीम खाना ने इसको ट्रांसलेट किया फारसी में, ठीक है, और फारसी में, और उसका नाम दिया बाबरनामा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ बाबर ने आत्मकथा का नाम बताओ। बाबर ने अपने ऊपर कौन सा किताब लिखा था? तो आप तुज़ुक-ए बाबरी लिखिएगा, लेकिन बोलेगा बाबर को फारसी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, क्या नाम था? तो बाबरनामा था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खाना। ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। लेकिन आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी पूछी जाए, तुज़ुक-ए बाबरी याद रखना, बाबर ने ये अपने ऊपर लिखा था, ट्रांसलेशन वाला बाबरनामा था। ये नहीं मार देना बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबर मत लिख देना। बाबरनामा जो है ना ट्रांसलेशन कॉपी है, और ये अब्दुल रहीम खाना ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं अगला शासक बनता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हुमायूं कौन था, क्या किया, क्या नहीं किया, इसको हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। इसका शासन होता है 1530 से 1556। काफ़ी कम समय तक ये शासन करता है और बहुत दुख भरी ज़िंदगी इसकी रहती है। अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, हुमायूं के बारे में। फिर अकबर आएगा, फिर कल हम लोग ना मुग़ल वंश को ख़त्म कर लेंगे पूरी तरीके से। मुग़ल वंश ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा मॉडर्न इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।